हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड के रिवीजन टेस्ट पेपर 2020 टू 21। हम भौतिक शास्त्र का देख रहे हैं, कक्षा 12वीं का देख रहे हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं और भी मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे उन सभी का आंसर सीट आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर 2020 टू 21 भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं का हम टेस्ट पेपर देख रहे हैं। आप जो क्वेश्चन पेपर है उसे आपके क्वेश्चन पेपर से मैच कर सकते हैं। यह एमपी बोर्ड का ही है और आप लोगों का ही है। तो प्रथम क्वेश्चन है, हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं। है न्यूनतम आवेश क्या है। जो न्यूनतम आवेश है वह क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश न्यूनतम आवेश होता है। धातु का पराविद्युतांक होता है, तो धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है। एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। एक गोलीय चालक की जो धारिता होती है वह होती है C=4πε_r। और यह सारे क्वेश्चन सही हैं। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वह फैरड होता है। एक तार को खींचकर उसकी जो लंबाई है उसको 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। मीटर सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। बी एच तथा आई में क्या संबंध है, ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या है, 3μF। धारिता की 3 संधारित्र कम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगी, 1 फेरेड इज इक्वल टू कितने स्टेट फेरेड होता है। इन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। अभी आप सिर्फ मैच कीजिए इन सभी क्वेश्चंस का आपके क्वेश्चन पेपर में कि आपका क्वेश्चन पेपर मैच हो रहा है या नहीं। बहुत ही अच्छे से लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वह भी इसका लाभ ले पाएँ। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया, मुझे आंसर मिल गया, अपने फ्रेंड्स को क्यों देना, उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मदद हेल्प करनी चाहिए। मैंने भी आपकी हेल्प के लिए ही यह वीडियो बनाया है, तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सही जोड़ी है, सही जोड़ी के कॉलम एक और के कॉलम में लिखा है। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं हम। विद्युत ऊर्जा, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और किलोवाट घंटा विद्युत सामर्थ्य। अब सेकंड कॉलम में लिखा है ओम, वोल्ट, विद्युत ऊर्जा, VI अचर होती है और I²RT। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4। एक वाक्य अथवा एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, स्व प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है, पृथ्वी का विभव कितना होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है, अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, शांति काल किसे कहते हैं। या प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 6 है। विद्युत विभव कैसी राशि है, एसआई पद्धति में इसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। धारिता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। लेंज का नियम लिखिए। यह प्रश्न नंबर 7 है। अथवा भी मैं पढ़ते जा रहा हूँ ताकि आप मैच कर लें, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन करेंगे अपने आंसर शीट में। प्रश्न नंबर 8 है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम समझाइए। भंवर धाराएं क्या है, इसके अनुप्रयोग एवं हानियां लिखिए। सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध स्थापित कीजिए। किरचॉफ का नियम लिखिए एवं समझाइए। विद्युत विभवमापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, विद्युत विभव का सिद्धांत समझाइए। स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन प्रेरकत्व में अंतर लिखिए। वाटहीन धारा क्या है, चौक कुंडली में बहने वाली धारा वाटहीन धारा क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रत्यवर्ती परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए कि
PAV इज इक्वल टू VRMS cos फाई, अथवा 100 वाट 220 वाट बल्ब के लिए गणना कीजिए बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, AC स्रोत का शिखर वोल्टेज, बल्ब में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान, पार्थिव चुंबकत्व के लिए नमन कोण क्षैतिज थीटा, क्षैतिज घटक H व ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है V में संबंध हमें स्थापित कीजिए ऐसा बोला है, अथवा यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले वाट धारा मापी में 10⁻⁻4 एम्पियर की विद्युत धारा से पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है, तो 1 एम्पियर धारा मापने के लिए क्या व्याख्या करनी होगी। अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखो, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। वॉन डी ग्राफ जनित्र की रचना एवं कार्यविधि समझाइए, इसके उपयोग बताइए। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। अथवा है ये क्वेश्चन नंबर 17 का, 3 धारा संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 म्यू एफ अर्थात 4 माइक्रोफैरड है, किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो। ट्रांसफार्मर क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नामांकित चित्र बनाइए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय बताइए और सिद्धांत बताइए। अथवा है प्रत्यवर्ती LCR परिपथ में निम्न का परिकलन कीजिए। परिणामी वोल्टेज का धारा तथा जो धारा के मध्य कालांतर खींचिए और परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है यह भी हमें बताना है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन पेपर आई होप मैच हो गया होगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब हम आंसर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वह है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। जो प्रश्न नंबर 1 हमने देखा था उसका आंसर है उसका ए का जो आंसर है आ, जो था आ बा 7 दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, उसका ए आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। जो बी है उसका अनंत आ रहा है। सी जो है उसका 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। जो बी है इसका फेरेड आ रहा है और 5 का आ रहा है 4 गुना। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हीट स्टोन सेतु, इस आ रहा है फर्स्ट का। सेकंड का आ रहा है VHI में संबंध हमें बताना था, B इज इक्वल टू म्यू 0 कोष्टक में H प्लस आई। और जो ध्रुव प्राबल्य है उसका SI मात्रक जो होता है वह एम्पियर इंटू मीटर होता है। और एक क्वेश्चन था जो खालिस्तान था वह था हमारा 3 माइक्रोफैरेड। ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक एम्पियर इंटू मीटर हमने देख लिया है। 3 माइक्रोफैरेड धारिता में के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य धारिता होगी, तो उनकी जो तुल्य धारिता है वह होगी 1 माइक्रोफैरेड। और जो फोर्थ ई वाला है वो 9, उसका आंसर आ रहा है 1 फैरेड इज इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्थित फैरेड। अब हम देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, एक वाक्य में आंसर दीजिए वाला क्वेश्चन है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। प्रत्येक आवेशित वस्तु का आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। या आवेश
का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह क्वेश्चन नंबर 5 था, ई था। अब शानदार डला है क्वेश्चन पेपर में। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है, अनुगमन वेग क्या है, यहाँ हमने देखा है। यह क्वेश्चन नंबर 5 का है। यह अथवा तो नहीं है। हाँ, अनुगमन वेग किससे क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, तो वही हम देख रहे हैं उसका आंसर। अनुगमन वेग जब किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसके अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियम औसत वेग से गति करने लगते हैं, जिससे अनुगमन वेग कहते हैं। इसे हम वी डी से व्यक्त करते हैं, वी ए से, सॉरी, अनुगमन वेग को हम वी ए से प्रदर्शित करते किया जाता है। देखिए, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। मैंने एक्सप्लेनेशन कुछ कुछ टॉपिक्स का मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वट अभी आपको आंसर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने सिर्फ आंसर की वीडियोस बना रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है और आगे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हम अथवा देख रहे हैं। धारिता का एस का जो मात्रक है वह फैरेड होता है। इसका विमीय सूत्र है m-1 l-2 T4 और a स्क्वायर होता है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका भी हम अथवा देख रहे हैं। तो लेंज का नियम क्या है, तो लेंज का नियम है, इस नियम के अनुसार जो प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 का ही आंसर देख रहे हैं हम। प्रथम नियम है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक और बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। तो फैराडे के 2 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम है, वही हम देख रहे हैं। फर्स्ट नियम जो है फैराडे का वह है, इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसे प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है एवं उसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। यह फैराडे का प्रथम नियम है। और फैराडे का जो द्वितीय नियम है, इस नियम के अनुसार जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में बहने वाली परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात जो हमारा ई होता है वह d∅/dt के अनुक्रमानुपाती होता है। जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स के मान में होने वाला जो परिवर्तन है कि वह दर वह उसके समानुपाती होता है। एक्सप्लेनेशन तो देने में बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आपको आंसर दिया जा रहे हैं। और गणितीय रूप आप देखिए। गणितीय रूप, यदि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में dt जो समय अंतराल dt का परिवर्तन होता है तो जो फैराडे के द्वितीय नियम से उसके सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू हो जाएगा ई अनुक्रमानुपाती डेल टी। हम ले सकते हैं यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल टी हो जाएगा। और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, और यहाँ पे माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ विद्युत वाहक बल को हम माइनस में इंडिकेट करते हैं। ई इज इक्वल टू माइनस डेल क्यू अपॉन डेल टी हो जाएगा। ई इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन डी टी भी हम इसे लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। यह ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के लिए हम व्यंजक देख रहे हैं। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव, यह बीएससी सेकेंड ईयर का भी टॉपिक है,
यह आगे भी आपको काम पड़ेगा, इसलिए इसको नोट डाउन भी कीजिए और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको कॉन्सेप्ट बेस। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक रेखा में जो दो हमें ए पॉइंट पर एक क्यू प्लस क्यू आवेश है और बी पॉइंट पे माइनस क्यू आवेश स्थित है। ऐसा हमने जो चित्र में ड्रॉ कर लिया, आप देख सकते हैं चित्र को। माना एक विद्युत वाहक बल में एक्सप्लेन नहीं करता, आपको टाइम होगा इसलिए मैं फटाफट बता देता हूँ। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है तथा द्विध्रुव आघूर्ण P है। हमें इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित बिंदु C पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग चित्र ड्रॉ कर लिया है। चित्र में आप देख सकते हैं जो AB है उसकी जो लेंथ है वह 2L है, OA और OB की जो लेंथ है वह LL डिस्टेंस में है, और जो OC है वह हमारा R है, जो कि O से C के बीच की डिस्टेंस है। AC हमने निकाल लिया है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो AC जो कर्ण का वर्ग होता है वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के अंडर रूट में होता है, तो वहाँ हमने वर्ग हटा के अंडर रूट लगा दिया है। स्पष्ट है कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत विभव है वह हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई। ये जो विभव का फॉर्मूला ही है वही हमने यहाँ पे लगा दिया है, और क्यू आवेश के कारण डिस्टेंस ही हमने यहाँ पे लिख दी है। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया है। इसी प्रकार हमने माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव V स्क्वायर V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण 2 दे दिया है हमने। इसे इस प्रकार जो बिंदु C पर कुल विभव होगा वह होगा VE, हम टोटल विभव देख रहे हैं इसलिए हमने VE इज इक्वल टू V1 प्लस V2 कर दिया है, दोनों को ऐड कर दिया है। अब हम दोनों को समीकरण इक्वेशन 3 में हम इनका मान रख देंगे। समीकरण 1 और 2 से हमें जो प्राप्त हुए हैं V1 और V2 के मान, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई Q अपॉन R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई माइनस Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आप देखिए इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इक्वल हैं, और जो आवेश है वो तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, आवेश की वैल्यू इक्वल होती है, तो जो वैल्यू है वह इक्वल है। 1/4 पाई है, यहाँ भी 1/4 पाई, यहाँ डिस्टेंस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, यहाँ पे भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ माइनस है, नेगेटिव है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वह 0 हो जाएगी। V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अतः बिंदु C पर निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव है वह शून्य होगा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, धारा व अनुगमन वेग में संबंध। धारा और अनुगमन वेग में हम संबंध देख रहे हैं। धारा और अनुगमन वेग में संबंध, माना किसी चालक की लंबाई L व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है व इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन N है। इसके सिरों के मध्य विभवांतर V आरोपित करने पर इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है, और माना इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हमने VA मान लिया है। अनुगमन वेग को हम VA से इंडिकेट करते हैं, हमने आगे भी इसकी परिभाषा लिखी हुई है क्वेश्चन पेपर में ही। स्पष्टतः चालक के अंदर प्रति सेकंड जो प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह हम देख सकते हैं। अनुगमन वेग और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए VA इंटू N हो जाएगा। इसलिए चालक में जो प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत कुल आवेश जो होगा वह क्या होगा, Q इज इक्वल टू VA N प्लस E हो जाएगा। विद्युत वाहक बल भी ऐड हो जाएगा, परंतु जो विद्युत धारा है वह हमें मालूम है Q अपॉन T होती है। प्रति एकांक सेकेंड प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो I की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू Q अपॉन T कर दिया है हमने। तो Q की वैल्यू हमने अभी निकाला है, वह हम पुट अप कर देंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NBA डॉट ETA, जो ETA है जो विद्युत वाहक बल है, ETA अपॉन T। तो जो हमें प्राप्त होगा I इज इक्वल टू हो जाएगा NEA VD यह अभिष्ट व्यंजक है, VA है, सॉरी VD बोल दिया है मैंने। अब समय प्रश्न नंबर 11 का आंसर हम देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर, विभव मापी
का हम देख रहे हैं वर्णन विभवमापी इसका सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था आप देखिए। विभवमापी तथा वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। जो विभवमापी है वह वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। विभवमापी का सिद्धांत समझाइए। तो हम यहाँ पे विभवमापी का सिद्धांत देख रहे हैं। तो यह अथवा है। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा है। यह विभवमापी का सिद्धांत समझाइए, अथवा डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने अथवा नहीं डाला है। तो विभवमापी का सिद्धांत, विभवमापी क्या है पहले तो यह देख लीजिए। विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः दो लेंसों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने तथा जो हमारा परिपथ है या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के लिए हम विभवमापी का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसका विभवमापी का उपयोग करते हैं। अब आप इसका सिद्धांत देख लीजिएगा। मान लो विभवमापी के तार के किसी भाग की लंबाई L, प्रतिरोध R तथा इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल A है। यदि तार के इस भाग के सिरों के बीच जो विभवांतर V होने पर उसमें बहने वाली जो धारा है I हो, तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग जो है हमें पता है I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR होता है, या ओम के नियम के अकॉर्डिंग है, या सिद्धांत है। किंतु जो हमें पता है जो प्रतिरोध होता है वह R इज इक्वल टू R, जो यहाँ पे रो है यह रो L/A होता है। R जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और लंबाई पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो प्रतिरोध है, जहाँ जो रो है तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता गुणांक है। यहाँ प्रतिरोधकता गुणांक है, तो इसीलिए जो रो है वह उसको इंडिकेट कर रहा है प्रतिरोधकता गुणांक को। इसलिए जो हमारा V हो जाएगा वह हो जाएगा, हम R की वैल्यू पुटअप कर दिए हैं, तो वह हो जाएगा I रो L/A। तो IP हम इसे कर सकते हैं IP/A इंटू L। यदि बहने वाली जो धारा I नियत हो, तो जो IP/A है एकांक हो जाएगी, और एक नियतांक है। या तो IP/A जो है नियतांक है। यहाँ पे यदि बहने वाली धारा I ये नियत कर दें हम, तो जो यहाँ है जो भी हमारा नियतांक हो जाएगा IP/A। इसकी वैल्यू K हम मान सकते हैं। नियतांक को हम K से इंडिकेट करते हैं। इस नियतांक को विद्युत विभव प्रवणता कहते हैं। इस प्रकार जो V है इज इक्वल टू है KI हो जाएगा। और हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं। अब नियतांक हटाएंगे तो हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। V अनुक्रमानुपाती I हो जाएगा। अतः यदि एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली तार में नियत धारा प्रवाहित की जाए, तो उस तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यही विभवमापी का सिद्धांत है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। जो है क्वेश्चन नंबर 12। यह अथवा तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 है स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। तो वही हम देखेंगे अब। तो स्वप्रेरण एक तरफ एक कॉलम में लिख लेंगे हम, और अन्योन प्रेरण एक कॉलम में लिख लेंगे। किसी कुंडली में बहने वाली जो धारा है, आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, हम 4 पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे एक तरफ से कॉलम बना लिया होगा आप सभी ने। तो किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न होने की जो घटना है उसको स्वप्रेरण कहते हैं। और दूसरा अन्योन प्रेरण, किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास स्थित दूसरी कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। कोई आप दूसरा पॉइंट लिखिए। इसमें केवल एक कुंडली होती है, और अन्योन प्रेरण इसमें दो कुंडलियां होती हैं। जो स्वप्रेरण है इसमें प्रेरित मुख्य धारा के मान को सीधे प्रवाहित करती है, और जो अन्योन प्रेरण है इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में प्रवाहित होती है, अतः मुख्य धारा के मान को सीधे प्रवाहित नहीं करता।
जो 4 पॉइंट है वह लिख लीजिए आप। स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं और जो अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांक होता है उसे हम अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप देख सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, प्रत्यवर्ती धारा के लिए सिद्ध कीजिए कि, वही वाला हम यहाँ पे देख रहे हैं। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को सामर्थ्य कहते हैं तथा सामर्थ्य का मान परिपथ में धारा तथा विभवांतर के बीच कालांतर पर निर्भर करता है। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में किसी क्षण शक्ति उस क्षण परिपथ में प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल तथा प्रत्यवर्ती धारा के गुणनफल के बराबर होता है। माना किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में प्रत्यवर्ती जो विभवांतर है वह v इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी तथा इसके संगत जो प्रत्यवर्ती धारा I है इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है, तो उस क्षण परिपथ की शक्ति क्या होगी? तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, शक्ति पावर को इंडिकेट कर रहा है VI, या हम जो है P अब V और I की वैल्यू यहाँ पे हमने पुटअप कर दी, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इस इक्वेशन फर्स्ट दे दिया है। अब समीकरण 1 में दाएं पक्ष में 2 का हम गुणा करें तथा 2 का हम भाग करें तो हमें प्राप्त होगा P इज इक्वल टू 1/2 इंटू V0I। कोष्टक में जाएगा 2 साइन ओमेगा टी माइनस, तो यहाँ पे जो है साइन A माइनस V का 2 साइन A इंटू साइन V ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/2 V0 I0 कॉस ओमेगा टी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हैं हमने। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस, सॉरी यहाँ पे कॉस ए माइनस बी है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, हाँ तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ये आया। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया है 2 साइन ए इंटू साइन बी का। अब यहाँ पे हमने P इज इक्वल टू 1/2 चूँकि V0 I0 P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 V0 I0 कॉस 5 माइनस, अब यहाँ पे जो है -2 कॉस जो ओमेगा है ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे वह दोनों ऐड हो गए हैं यहाँ पे, 1/2 V0 I कॉस 5 माइनस, अब यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है 1/2 V0 I0 का, तो -1/2 V0 I0 कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा। परंतु जो धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए जो P इज इक्वल टू हो जाएगा वह 1/2 V0 I0 कॉस 5 होगा, जहाँ जो कॉस 5 है वह शक्ति गुणांक है। P इज इक्वल टू हो जाएगा V0/√2 इंटू I0/√2 कॉस 5। तो हमारा जो VRMS IRMS और कॉस 5 है वह सिद्ध होता है। P इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS इंटू IRMS कॉस 5। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए। पार्थिव चुंबकत्व के लिए जो नमन कोण थीटा क्षैतिज घटक H व ऊर्ध्वाधर घटक भी में संबंध स्थापित कीजिए, यह क्वेश्चन था, उसका आंसर हम देख रहे हैं। तो माना किसी स्थान पर जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता या परिणामी तीव्रता I है, क्षैतिज तीव्रता H, ऊर्ध्वाधर तीव्रता V तथा जो नमन कोण थीटा है, माना समतल जो OACB किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर को प्रदर्शित करता है, तो तब जो हमारा कहता है तब जो I है, I को दो लंबवत हम घटकों में वियोजित किया जा सकता है। देखिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम हो रहा है, तो आपको सिर्फ आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो जो इसको दो घटकों में हम विभाजित कर देंगे, वियोजित करने पर हमें क्षैतिज घटक H और OA दिशा OA प्राप्त होगा तथा ऊर्ध्वाधर घटक भी OB दिशा में प्राप्त होगा। इस प्रकार जो I है, I का OA दिशा में घटक क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई कोस थीटा तथा OB दिशा में घटक हो जाएगा V इज इक्वल टू आई साइन थीटा। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने इसे दे दिया है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर हम देखेंगे V अपॉन H इज इक्वल टू आई साइन थीटा अपॉन आई कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आप डायग्राम बनाइएगा प्रॉपर, तो V अपॉन H हो जाएगा। अब पता है हमें साइन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा हो जाएगा, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। पुनः साइन समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड का हमने वर्ग करने पर हमने वर्ग किया है इन्हें। अब हम यहाँ पुनः कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, अब वर्ग करके जोड़ रहे हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे वो कर लिया, वो वहाँ तक के डेरिवेशन हो गया। फिर से समीकरण 1 और 2 को वर्क करके जोड़ रहे हैं, तो हमें प्राप्त हो रहा है आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमें पता है साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमीका होती है, 1 होता है इसका वैल्यू, तो 1 हो जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर। हम यहाँ अथवा वाला देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था अपचाई व उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए, तो हम वही वाला देख रहे हैं यहाँ पर। प्रत्यवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर, सॉरी वो अथवा है, अथवा वाला है, उसके नीचे प्रत्यवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर था, तो वही हम कर रहे हैं। प्रत्यवर्ती धारा एक तरफ हेडिंग डाल दीजिए आप, और दिष्ट धारा एक और हेडिंग डाल दीजिए आप, कॉलम बनाइए प्रॉपर। अब हम देख रहे हैं प्रत्यवर्ती धारा, फर्स्ट पॉइंट, प्रत्यवर्ती धारा के परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं, और जो दिष्ट धारा की दिशा नियत होती है। परिमाण जो है बदले या ना बदले, उसकी जो दिशा है वह नियत ही रहेगी। सेकेंड है, यह जो धारा है वह रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती हैं। प्रत्यवर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, जबकि जो हमारी दिष्ट धारा है वह रासायनिक और चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। हमारी जो प्रत्यवर्ती धारा है, इस धारा के मापक यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, लेकिन जो हमारी दिष्ट धारा है, इस धारा के मापक यंत्र धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, चुंबकीय प्रत्यवर्ती धारा विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दिष्ट धारा है हमारी, उसका विद्युत चुंबक बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रत्यवर्ती धारा जो होती है, धारा समान वोल्टेज की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, लेकिन जो हमारी दिष्ट धारा है वह दिष्ट धारा समान वोल्टता की प्रत्यवर्ती धारा से कम खतरनाक होती है। जो हमारी प्रत्यवर्ती धारा है, ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इस धारा का वोल्टता को बदला जा सकता है, और दिष्ट धारा इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देख रहे हैं हम, गॉस प्रमेय क्या है। तो गॉस प्रमेय क्या है, लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन था। वॉन डी ग्राफ जनित्र की रचना लिखिए, यह वाला नहीं कर रहे हैं हम उसका। अथवा किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, अथवा वाला कर रहे हैं हम। गॉस प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान उसके बंद वायु या निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/4 एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसका जो व्यंजक है वह होगा, माना आर त्रिज्या व केंद्र ओ वाली एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। हम गोले के जो पृष्ठ पर अल्प क्षेत्र ds से घिरा एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हमें ज्ञात करनी है। तो गोलीय सतह हमने ले ली है। यहाँ चित्र डायग्राम आप देख सकते हैं, चित्र पूरा प्रॉपर अच्छे से बनाइएगा। स्पष्टतः इस अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है डी फाई, वह डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा से परिभाषा यहाँ हमने परिभाषा से कर लिया है। यहाँ जो थीटा है वह उसकी जो डिग्री है वह 0 डिग्री है और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अतः डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर डी एस इंटू 1। तो डी फाई इज इक्वल टू जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। स्पष्टतः संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो है फाई इज इक्वल टू, हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे क्योंकि हमें संपूर्ण का ज्ञात करना है। हमने यहाँ अल्प क्षेत्र का ज्ञात किया है, अब हम संपूर्ण का कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया। डी फाई ई हो जाएगा। तो अब हम इंटीग्रेशन डी फाई ई की हमने वैल्यू पुट अप कर दी यहाँ पे। इंटीग्रेशन अगर आपको क्लियर होगा तो 1/4 यह अचर था तो हमने बाहर निकाल लिया है। 1 डी एस की जो वैल्यू है वह आ जाएगी, डी एस हम इसे कर सकते हैं, परंतु जो गोले के लिए है वह डी एस 4πr² होता है। इसलिए जो हमारा जो गोला है, क्योंकि हम वह हमारी गोल आकृति थी, आप देख सकते हैं गोले के लिए, तो वह जो है वह 4πr² होता है। तो 4πr² से 4πr² कैंसिल आउट हो जाएगा और यह हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही गॉस प्रमेय है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए था। तो हम तीव्रता ज्ञात कीजिए देख रहे हैं। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है जिसके बीच की दूरी 2L व इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। हमें इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पे 2L दूरी पर या उस जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग चित्र बना दिया है और वहीं हमने चित्र में देखा है जो AB है वह 2L लंबाई का है, OA और OB की वैल्यू L है और OC की जो वैल्यू है वह R है तथा जो BC है वह हमें निकालना है तो वह क्या हो जाएगा R-L हो जाएगा और AC जो है R+L हो जाएगा। स्पष्टतः जो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर, अभी हमने देखा था बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण, यह उसका व्यंजक ही है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, मतलब जो डिस्टेंस है उसका वर्क। तो वही हमने चूंकि देखिए आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे हमने साइड पे क्यू करके लिखा भी है। अब जो हमारी डिस्टेंस थी प्लस क्यू आवेश से प्लस क्यू जो पॉइंट सी है उसकी, तो BC² कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार E1 करके हमने इसका BC की वैल्यू पुट करके R-L पुट कर देंगे। वर्ग आएगा, यहाँ पे मैंने वर्ग नहीं लगाया है। अब इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण E2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन R+L²। इक्वेशन सेकंड दे दिया है हमने यहाँ पे AC के अनुदिश। चूँकि जो E1 व E2 परस्पर विपरीत हैं तथा E1 जो है वह ग्रेटर देन E2 है, E1 की जो वैल्यू है वह E2 से अधिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे माइनस जो नीचे वाली वैल्यू है वह कम है, R से घट रही है। और जब भी हम हमारी जो हर की वैल्यू है वह कम होती है तो अंश की वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा आएगी। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहे हैं हम, यहाँ सिर्फ एग्जांपल के लिए है। 4.2 है तो और 4.2 की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, लेकिन अगर 4.4 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। 4/4 सॉरी मैं पॉइंट बोल रहा था, 4/2 की वैल्यू क्या है 2 है और 4/4 की वैल्यू क्या है 1 है। अर्थात जो हर है वह कम था तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आई ना, 2 आई ना। इसी प्रकार यहाँ E1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। E1 इज ग्रेटर देन E2। परिणामी तीव्रता के लिए हमने क्या किया, E1 से E2 को घटा दिया। EA इज इक्वल E1 माइनस E2 हमने कर दिया है BC की दिशा में। तो इक्वेशन
फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हमने यहाँ पे लिख लिया है E0 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे सॉल्व किया है इसे 1/4πε0 Q एल बाहर निकाल लिए हैं क्योंकि दोनों में था, कॉमन निकालिए 1/4πε0 Q 1/R-L² माइनस 1/R प्लस एल स्क्वायर था। अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिए तो जो R प्लस एल है वह उस ओर चला जाएगा और यह इस ओर चला जाएगा क्योंकि R माइनस एल से तो वह कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है दोनों में। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा ई ए इज इक्वल टू 1/4πε0 2QL इंटू 2R अपॉन R² माइनस एल स्क्वायर। परंतु जो ई ए है 1/4πε0, अब हमें पता है जो 2Q इंटू एल इंटू 2R हम इसे कर सकते हैं, लेकिन 2QL जो होता है वह P के इक्वल होता है समवेग। तो P इज इक्वल टू हम कर देंगे P कर देंगे 2QL इक्वल टू P, इसीलिए ई ए इज इक्वल टू जाएगा 1/4πε0 2PR अपॉन R² माइनस एल स्क्वायर। यदि जो एल स्क्वायर है वह हमारा बहुत बहुत कम है आर स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को हम नगण्य मान सकते हैं, तो इसीलिए जो ई ए है वह हमारा 1/4πε0 2PR अपॉन 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ई आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ R³ बचेगा, R4 से आर कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर वाला, तो ई ए इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R³ हो जाएगा। यह P के अनुदेश है, यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है। अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सारे 18 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, सही जोड़ी हम बाद में देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर नामांकित चित्र में देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था? ट्रांसफार्मर का वर्णन नामांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नामांकित चित्र बनाइए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय लिखिए और सिद्धांत लिखिए। यह हमें बताया गया था तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रांसफार्मर नामांकित चित्र हमने बना लिया है। सिद्धांत आप देख सकते हैं, यदि किसी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो है यह हमारा ट्रांसफार्मर, वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP इज इक्वल टू होता है माइनस HP del phi अपॉन del T, एवं द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह ES इज इक्वल टू होता है माइनस NS del phi अपॉन del T, जहाँ NP तथा NS क्रमशः प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या है। EP तथा ES इन कुंडलियों में क्रमशः प्रेरित विद्युत वाहक बल, और del T अपॉन del phi अपॉन del T इन कुंडलियों में फ्लक्स परिवर्तन की दर है। अतः ES अपॉन EP जो है वह ES अपॉन EP के इक्वल होगा। परंतु आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जो निर्गत शक्ति है वह निवेशी शक्ति के बराबर होती है, अर्थात जो ES इंटू IS है वह EP इंटू IS के बराबर होती है। चूँकि जो शक्ति है वह धारा इंटू विद्युत वाहक बल होती है, इसीलिए यहाँ IP इज इक्वल टू प्राथमिक कुंडली में धारा एवं जो IS है वह द्वितीय कुंडली में धारा को इंडिकेट कर रहा है। IP अपॉन IS इज इक्वल टू ES अपॉन EP हो जाएगा। अतः जो IP है वह IP अपॉन IS इज इक्वल टू ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन EP NP कर सकते हैं हम, इज इक्वल टू नियतांक ले लेते हैं। यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय किस प्रकार से होती है यह हमें बताना था। तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली की धारा I प्रवाहित होने पर इन कुंडलियों में के प्रतिरोध R के कारण उनमें जूल के प्रभाव से ऊष्मा जो I² RT उत्पन्न होती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का एक भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है। इस दोष को ताम्र हानि भी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन पेपर समाप्त हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि
मेरे भी चैनल पॉपुलर हो और उन लोगों की भी हेल्प हो जाए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।